वेलकम व्यूअर्स। बाइस्कोप बेट्स हेमंत कुमार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नव प्रदर्शित फिल्म जिसका नाम है राम सेतु, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है 25 अक्टूबर 2022 को। इसके रिव्यू के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि इस फिल्म को मैंने 3 या 4 बार देखा है। मैं चाहता तो इसका मैं वीडियो 2 या 3 दिन पहले डाल सकता था, लेकिन मैंने इसको 2 या 3 बार से ज्यादा देखा, क्योंकि ऐसे विषय के ऊपर आप एकाएक अपनी कोई प्रक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है और साथ ही साथ में ये एक साइंस और हिस्ट्री दोनों को मिलाती हुई एक फिल्म है। माइथोलॉजिकल एक तरफ और दूसरी तरफ आपका साइंटिफिक अप्रोच को मिलाती हुई चीज है, या आप सोचे रियल लाइफ और रियल लाइफ को मिलाती हुई चीज है, या आप समझे फैक्ट और फिक्शन को मिलाती हुई चीज है। इसमें बहुत सारी चीज का एक साथ अमलगमेशन है, और ये दो चीजें डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों चीजें विपरीत हैं। जिन चीजों को इनमें मिलाने की कोशिश की है वो चीजें बेसिकली विपरीत हैं। और ये कहानी अपने समय से आगे भी है और अपने समय के पीछे भी है। पीछे इसलिए क्योंकि ये भगवान श्री राम को प्रदर्शित करती हुई कहानी है, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि इसमें राम को एक बार भी तरीके से नहीं बताया गया। जो एक आस्था का जो प्रश्न है कि भाई वो चीज एक पर्टिकुलर किसी चीज पर जाकर खत्म होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड हो, वो पॉइंट यहां पर इस फिल्म में मिस करता है। और वो इसलिए भी है क्योंकि हमें ये फिल्म को कमर्शियली बनाना है। मान लीजिए इस फिल्म में हालांकि कोई भी कमर्शियल एंगल को यूज नहीं किया। जो सो कॉल्ड कमर्शियल एंगल होते हैं, कोई गाना है, रोमांटिक एंगल, ऐसा कोई भी कमर्शियल एंगल को यूज नहीं किया गया। लेकिन फिल्म जो होती है वो मासेस के लिए होती है, क्लासेस के लिए कम होती है, खासतौर पर ऐसी मूवीज। अक्षय कुमार बेस्ड मूवी जिसमें कि फ्लैट कैरेक्टर है। फ्लैट कैरेक्टर इसलिए भी है क्योंकि अगर एक आर्कियोलॉजिस्ट है किसी फिल्म में, तो उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, क्योंकि उसमें फिजिकली करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक स्कॉलर की तरह दिखाई दिया है। तो ये एक फ्लैट है, फ्लैट शेप है उसके कैरेक्टर की। लेकिन लास्ट के करीब 15 मिनट में वो अपनी जो फिल्म में है, जो कैटास्ट्रॉफी की तरफ बढ़ती है, तो फिल्म में किस तरीके से जान आती है ये उस तरीके का आप देख पाएंगे। तो यहां पर आपको थोड़ी सी निराशा है, थोड़ी सी आशा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का जो कैरिकेचर है वो बहुत वास्ट है। और इसमें कोई ना कोई कोई मतलब किसी भी तरह की कोई रिफ्ट हो सकती है दो लोगों के बीच में। दो, एक साइंटिफिक है, एक एक जो लोग माइथोलॉजिकल है, जो धार्मिक पक्ष को ज्यादा उजागर मानते हैं, एक लोग आस्था को मानते हैं, दूसरे लोग तर्क पर यकीन करते हैं। अगर आप उन दोनों का सम्मिश्रण नहीं दोगे बराबर, तो यह फिल्म अपने आप में जजमेंट नहीं दे पाएगी। इसलिए डायरेक्टर को हम ये नहीं कह सकते कि जो डायरेक्टर साहब है अनुराग शर्मा, वो किसी तरीके से भटके हुए इंसान है, लेकिन उनको दोनों पक्ष को बैलेंस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई है इसमें। जहां तक बात एडिटिंग की है, रिटर्न है, ये सारी चीजें, फिल्म जो है वो प्रोजेक्शन है। डायरेक्टर का काम होता है प्रोजेक्ट करना, जो चीज उसने सोचा है, जो उसने संकल्पित किया है, जो उसने संरचित किया अपने दिमाग में, उस चीज को पर्दे पर उतारना। और ना सिर्फ पर्दे पर उतारना, बल्कि ऑडियंस की भावनाओं को जीत करके जाना। और जहां पर बात आस्था की है, तो इंडिया में मैं आपको बता दूं कि भारत में और भारत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जब हम इस तरह की फिल्म को देखते हैं जहां पर फिल्म का नाम ही राम पर है, राम सेतु, तो वहां पर ये धार्मिक आस्था का प्रश्न पहले बन जाता है, बाद में ये सारी चीजें होती हैं। और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब इस चीज की कमी रही है मूवी में। अब देखिए, जब कोई मूवी 40 दिन में बनती है, मात्र 40 दिन में, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार डायलॉग इंटरप्रिटेशन ही होता है, सिर्फ सीनिक इंटरप्रिटेशन नहीं होता। वहां पर आप सीन से कुछ भी नहीं समझा सकते हो। तो किसी भी एक पक्ष को उजागर करता हुआ कोई भी पहलू इस फिल्म में नहीं है। ना तो साइंटिफिक को पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से माइथोलॉजिकल को, ना पूरी तरीके से फैक्ट, ना पूरी तरीके से फिक्शन। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा प्रयास है, और दोनों पक्ष को बैलेंस करते हुए। तो और इसमें एक चीज और है कि जब हम किसी भी ऐसे कैरेक्टर को, जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार स्टार्टिंग में बिल्कुल इस चीज के विपरीत होता है। वो एकदम साइंटिफिक आउटलुक का एक व्यक्ति, जो फैक्ट पर और लॉजिक पर आधारित एक व्यक्ति होता है, जो कि इससे अलग कुछ जिंदगी को कुछ सोचता ही नहीं है। और कहीं और वहीं उसकी जो वाइफ है, वो
पूरी तरीके से धार्मिक होती है। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि शुरू में लॉजिक और तर्क की बात करे, जो सिर्फ फैक्ट की बात करे, और वो बाद में बीते हुए वक्त के साथ में बिल्कुल उससे विपरीत सोच ले ले, तो ये चीज ऑडियंस के दिमाग पर एक बहुत ज्यादा गहरा और एक साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ती है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जब पूरी तरीके से आस्थावान हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। तो ऑडियंस हर पल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, हम लोग ऐसा क्यों नहीं बन सकते। तो यहां पर ये एक कमर्शियल एलिमेंट को डाला है ना, मतलब इन्होंने कोई रोमांटिक चीज में नहीं, और उसका कहीं कोई जगह भी नहीं है। हाँ, इसमें बाई प्लॉट्स का यूज किया है, इसको सब प्लॉट्स बोलते हैं। जैकलिन फर्नांडिस और जो दूसरी है नुसरत भरूचा, उनका इसमें अच्छा एक अमलगमेशन है, लेकिन अगर उसको सब प्लॉट में नहीं देते तो भी काम चलता था। लेकिन एक पूरी फिल्म में आप देखेंगे कि सब प्लॉट का डालना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पर ड्रामेटिक रिलीफ भी होना जरूरी है। अगर पूरी फिल्म में अगर अक्षय कुमार और वही चीज छाई रहती तो भी हमको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो सीन है ये पैक है, तो बीच में ड्रामेटिक रिलीफ देने के लिए उन कैरेक्टर्स को डालना बहुत जरूरी था। और इसमें जो बहुत अच्छी जो एंट्री है शानदार वाली, वो है सत्यदेव की। सत्यदेव को कहीं से भी देख करके नहीं लगता कि वो एक साउदर्न एक्टर है, जो उनका जो कम फिल्म के ऊपर जो एक पूरा कमांड है, जो छा जाने का जो एक जो मादा है उनका, और उनका जो कमांड है हिंदी के ऊपर, और हर एक्शन में वो एक बोम्बास्टिक लेवल के ऊपर काम करते हैं। और ये फिल्म जो है ये इस लेवल से भी बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें जो 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 मतलब इस तरह का जो बाहुबली वाला टच है वो थोड़ा सा वो लेकर के आई है फिल्म। अक्षय कुमार और उसके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। म्यूजिक में आप देखिए कि जब वो श्री राम श्री राम श्री राम वाली जो बात आती है, या ओम नमः शिवाय वाली बात जब आती है, तो जो पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो शानदार है। और इस फिल्म में एक सिंबलिज्म का यूज किया गया है, जिसको हम सिंबॉलिक रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। कई फिल्मों में यूज किया गया है, जैसे मतलब कि कोई किरदार है, रावण का किरदार है, राम का किरदार है, हनुमान जी का किरदार है, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन आज के परिवेश में वो कौन है? तो अंजनी पुत्र जो है वो सत्यदेव हैं, और जो विलन है वो रावण है, और अक्षय कुमार बीते हुए वक्त के साथ में राम नजर आते हैं, और पूरी तरीके से वो उस चीज में हो जाते हैं। ओशियनिक जो आपके शॉट्स हैं और जो अंडर वाटर जो सिचुएशन है वो श्रीलंका में शूट किया जाना था, लेकिन किसी कारण के मतलब क्योंकि ये फिल्म शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रही, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही, क्योंकि इसमें रिफ्ट्स हुए कि ये फिल्म रिलीज होनी थी 2 साल पहले, लेकिन ये 2 साल पहले रिलीज नहीं हो पाई। कुछ इस तरह की बात हो गई कि पैंडेमिक की लहर थी, उसके बाद में शूट के ऊपर था अक्षय कुमार की मदर का मतलब एक्सपायर होना, और ये सारी चीज एक्सपायर पास अवे होना जो भी है, तो वो ये सारी चीजें इस फिल्म को, और फिर बाद में इस फिल्म का एक्चुअल शूट होना था अयोध्या में, लेकिन वो अयोध्या में नहीं हो पाया। राम जन्मभूमि के ऊपर इसका पूरी तरीके से मंचन किया गया और इसका मुहूर्त रखा गया, लेकिन वो फिल्म नहीं उस तरीके से नहीं बन पाई, क्योंकि वहां पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और जो मुख्य अभिनेता हैं उन्होंने इस चीज को करने से मना कर दिया था। फिर इस फिल्म को लेकर के जाया गया मुंबई में, लेकिन मुंबई में वहां पर उस समय आपको मालूम है कि कोरोना की लहर चल रही थी, तो वहां पर ये इनकी टीम के कुछ सदस्य, करीब 25 से 45 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अक्षय कुमार को भी पॉजिटिव पाया गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स को बताया गया कि ये सब फेक रिपोर्ट्स है। उसके बाद में सीन देखा गया कि भाई हम श्रीलंका में भी मतलब वो उस समय पेंडेमिक इतना ज्यादा था, और उस समय क्वारंटीन रूल्स भी बहुत ज्यादा प्रभावी थे, इसलिए उस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया। और फिर देखा गया कि भाई केरला में और गुजरात में भी इसका पोटेंशियल था, लेकिन वहां पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोरोना की लहर बहुत ज्यादा थी। तो ये फिल्म बहुत ज्यादा लेट हुई है अपने हिसाब से, क्योंकि पहले फिल्में लेट 5 साल 10 साल होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पाकीज़ा 10 साल लेट हुई, शोले 2 साल लेट हुई, राजा हिंदुस्तानी लेट हुई, काफी फिल्में बहुत ज्यादा लेट हुई। लेकिन आज के परिवेश में जब फिल्म विद रिकॉर्ड टाइम बनती है, तो ये फिल्म थोड़ा लेट हुई है, लेकिन जब ये बनी है तो बहुत अच्छे तरीके से बनी। एक कम समय के अंदर 40 दिन के अंदर अगर ऐसी कोई फिल्म बना दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। इसमें जजमेंट करने में थोड़ा सा, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्च की जरूरत है, लेकिन इस फिल्म के ऊपर जैसे भारत एक खोज टाइप का कोई है, वो एक बहुत बड़ा एक सीरियल था, वो एक बहुत बड़ा मतलब जो श्याम बेनेगल साहब ने जो बनाया था उसी टाइप से। लेकिन अगर इसको कोई बहुत छोटी सी फिल्म में समाहित कर दे तो ये एक श्रेय की बात है, लेकिन इस फिल्म की अगर थोड़ी सी लंबाई बड़ी होती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो ये फिल्म अपने आप में अच्छी मूवी है, बहुत
अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है, लेकिन आप इससे ये अपेक्षा मत करें कि इसमें श्री राम जी के बारे में आपको पूरा का पूरा एविडेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, वो एविडेंसेस में जहां पर आपका एक कोर्ट टाइप का कोई सीन होता है, वहां पर हम उसको सीन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वहां पर हम सिर्फ इंटरप्रेट करके बोल सकते हैं। तो वो सीन उस तरीके से अच्छा है। एविडेंसेस की जहां तक बात है, वो एविडेंसेस कोर्ट में जिस तरीके से बोले जाते हैं वही सीन था और उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। बाकी इट इज ऑन टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि भाई ऑडियंस क्या सोचती है, और किसी भी पूरे एक पक्ष को 100% नहीं दिखा सकते थे, ना तो साइंटिफिक पक्ष को, ना पूरी तरीके से हिस्टोरिकल को, क्योंकि ये दोनों तबके मतलब आपस में रिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। वही ये थोड़ा सा कि पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता था इसमें, जो पार्टी पॉलिटिक्स की चीजों से भी बचने के लिए शायद इन सब चीजों को किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी में ना फंसे, कोई विवाद में ना फंसे, इस फिल्म को इस तरीके से बनाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इस फिल्म को बनाने का जो प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए ताकि इसमें नई सोच और नए लोगों का और नए तरह के सीन्स का, जो जिस तरह से हमारी फिल्मों में उन चीजों की प्रधानता की कमी रही है, वो चीज आ जाए, समाहित हो जाए। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूज हुई है पहले, लेकिन जैसे एक फिल्म थी हमारी नमक हराम 1973, उसमें राजेश खन्ना को भेजा जाता है बस्ती के बीच में, जहां पर कि वो लोगों से बोलता है कि भाई मतलब वो अमिताभ के साइड का आदमी होता है, लेकिन बाद में बीते वक्त के साथ में वो बस्ती वालों के साथ में हो जाता है। सेम यही चीज हुई है अक्षय कुमार को कि जब वो अपने एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो खुद जिस चीज के विरोध में थे वो उस चीज के बेहद समर्थन में आ जाते हैं, जैसे जैसे जिस तरीके से उनके पास में टेस्टिमोनीज और एविडेंसेस उनके पास में कलेक्ट होते चले जाते हैं। और ये एविडेंसेस इतने ज्यादा प्रधान है, इतने ज्यादा इतने ज्यादा महत्ता रखते हैं कि इस फिल्म को अगर एक आस्था से और ज्यादा आस्था से बनाया होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस बात को तो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि भाई कोई अगर आस्था वाला सवाल है तो उस चीज को ज्यादा तरजीह देती है बजाय तर्क के। तो ये फिल्म अगर ऑडियंस के लिए है, इंडियन ऑडियंस के लिए, और अगर इसको कोई एनआरआई भी देखेगा तो वो यही सोच के साथ देखेगा कि ये एक इंडियनाइज वर्जन है, मतलब ये एक इंडियनाइज फिलोसॉफी के ऊपर हम बात करते हैं, तो इस चीज को वेटेज ज्यादा होना चाहिए, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हर जगह पर आस्था को वेटेज ज्यादा होना चाहिए। फिर भी ऑल इन ऑल मैं अगर इस फिल्म को मार्क्स देता हूं तो 5 में से 3.5 या 4 नंबर देता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।